जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब फैमिली में स्वागत है। तो पर्यावरण से रिलेटेड मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो दे चुका हूं, उसको जाकर अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आज हम आपके लिए पर्यावरण का पार्ट 2 वीडियो सामने लेकर आया हूं, ठीक है। इसी तरह का कुल पर्यावरण का 5 या 6 टोटल वीडियो आएगा, जिसमें आपका पर्यावरण पूरी तरह से हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आज आपका ये पार्ट 2 है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार दरोगा में आपको बिहार एसएससी में पूछा गया है इससे प्रश्न, इसीलिए इसको कोशिश करना है याद करने का। हमने जिस तरीके से इसको याद किया है उसी तरीके से हम कोशिश करेंगे आपको याद करवाने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, कुछ लॉजिक दे देते हैं। प्लस, माइनस और जीरो। प्लस मतलब हुआ लाभ, प्रॉफिट। माइनस मतलब हम लोग जानते हैं क्या, हानि। और जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं। जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं। जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही 3 लॉजिक पर आप इसको याद रखिएगा। प्लस मतलब लाभ, माइनस मतलब हानि और जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं। हम इसी लॉजिक पर याद रखें। इसी लॉजिक पर हमने क्या याद रखा, देखिएगा ध्यान से। जिसमें भी आगे सह लग गया, सह लग गया मतलब जहां सह लग गया वहां प्लस आएगा, और जहां भोजिता हो गया लग गया, जहां भोजिता वहां पर जीरो। कैसे याद रखेंगे? भोज में हम लोग क्या खाते हैं, लड्डू या रसगुल्ला, इस तरह का लड्डू खाते हैं। तो जहां भी भोजिता दिखेगा वो लड्डू याद रखिएगा। और ये लड्डू मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। सह, सह मतलब क्या हो गया, साथ साथ। सह, जहां सह देखिएगा, सह मतलब साथ साथ। जब साथ साथ होंगे तो हम लोग को क्या होगा, लाभ होगा। तो सह जहां भी लगे दिखे वो प्लस मतलब लाभ हुआ। और जहां भोजिता मतलब भोज, गांव में भोज खाने गए तो क्या खाएं, लड्डू या गोल रसगुल्ला खाएं। तो जीरो मतलब कोई लाभ नहीं। इसी लॉजिक पर हम इसको याद करेंगे। देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत ही आसान लॉजिक है। असभोजिता, तो असभोजिता, भोजिता जैसी दिखा मतलब भोजिता में सेकंड वाला जीरो। और असह, तो हमने सह का क्या बताया, सह मतलब साथ साथ मतलब लाभ। लेकिन ये असह है, तो अ मतलब कोई भी चीज नेगेटिव होता है, बोलते हैं ना। मानव बोले, जैसे मानव बोले, और वहीं हम लगा दिए आदि मानव, तो अ लगा मतलब आदि मानव नेगेटिव टर्म आ रहा है। तो उसी तरीके से सोचिए कि भोजिता मतलब एक जीरो होगा, और असा मतलब नेगेटिव टर्म हमारा यूज हो रहा है, तो माइनस और जीरो। तो माइनस और जीरो मतलब फर्स्ट में माइनस, सेकंड में जीरो। तो पहले वाले को हानि, दूसरे वाले को कोई लाभ नहीं। आई बात समझ में? तो अब पढ़िए, देखिए। असभोजिता, एक प्रजाति को नुकसान मतलब पहले प्रजाति को नुकसान, और दूसरे प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मतलब लड्डू। भोजिता मतलब लड्डू। जैसे आपको असभोजिता में क्या आएगा, पेनिसिलियम, कवक, बैक्टीरिया। तीनों एग्जाम्पल को याद रखिएगा अच्छे से। तो असभोजिता का कंसेप्ट क्या हुआ, अ मतलब जैसे स में हम क्या बताएं प्लस, लेकिन अ लग गया मतलब नेगेटिव। तो अस मतलब नेगेटिव, पहला नेगेटिव हो गया टर्म। अब भोजिता मतलब क्या बताएं, लड्डू, तो जीरो। जीरो मतलब कोई प्रभाव नहीं, माइनस मतलब हानि हुआ। तो पहले प्रजाति को नुकसान, दूसरे प्रजाति कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एग्जाम्पल पेनिसिलियम, कवक, बैक्टीरिया। अब चलते हैं सभोजिता, एकदम देखिए आसान हो गया। स मतलब पहला वाला प्लस, अब भोजिता मतलब लड्डू खाए, रसगुल्ला भोज में। तो प्लस और जीरो, प्लस मतलब पहला वाला को लाभ, और जीरो मतलब पहला वाला को कोई प्रभाव नहीं। मीन्स एक प्रजाति को लाभ, दूसरी प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसे सभोजिता कहते हैं। जैसे चूसक मछली, आर्किड, समुद्री एनिमोन, मतलब एक प्रजाति को लाभ और दूसरी प्रजाति को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चूसक मछली, आर्किड, समुद्री एनिमोन, ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम्पल। चलते हैं सहजीविता। देखिए, अब यहाँ सह, सह मतलब तो हमने बोला आपको प्लस होगा, साथ साथ है। अब साथ साथ जिएंगे तो और भी तो प्रॉफिट होगा, तो दोनों प्रॉफिट में साथ साथ। सह मतलब पहला ही आ गया, सह मतलब साथ साथ, तो ये हो गया साथ। और साथ साथ जी रहा है जहां, तो क्या होगा, दूसरा वाला भी हमारा प्लस होगा। साथ साथ जिएगा तो दोनों प्लस में रहेगा। तो दोनों प्रजाति को लाभ होता है। उदाहरण के लिए कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे भैंस, जैसे मान लीजिए ये भैंस है, ठीक है, ये क्या है, भैंस है, इसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। अब उसको आके क्या करता है, भैंस के ऊपर चिड़िया बैठती है और उस कीड़े को खा लेती है। तो चिड़िया को ये प्रॉफिट हो गया कि उसको भोजन मिल गया, और भैंस के पीठ पर से जो कीड़ा था वो भी हट गया। तो इसमें दोनों प्रजातियों को क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसलिए याद रखिएगा, सहजीविता, साथ साथ जीना है। अब किसी के साथ आप साथ साथ जिएंगे तो दोनों को तो प्रॉफिट होगा ही होगा, होगा ना। तो दोनों प्रजाति को लाभ। उदाहरण के लिए कवक लाइकेन को सुरक्षा देता है। कवक क्या करता है,
कवक, सॉरी क्या बोले, उदाहरण के लिए यहाँ लेकिन नहीं, यहाँ क्या होगा, लाइकेन। लाइकेन जो है कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, ये क्या होगा यहाँ पर, लाइकेन कवक और शैवाल को सुरक्षा देता है। और भैंस के शरीर में कीड़ों को चिड़िया खाती है, तो यहाँ भी दोनों को लाभ हो गया। तो सहजीविता मतलब समझे। अब आते हैं अगला, परजीविता। देखिए नाम जीविता, आपके जीविता है तो अभी तो आप बोले हम जीविता के लिए कुछ नहीं दिए थे। पर मतलब दूसरे पर आधारित, तो दूसरे पर आधारित है, तो आप यदि दूसरे पर आधारित हैं, खुद सोच के देखिए, परजीविता, पर मतलब दूसरे पर जीव रहना, और सहजीविता हमने क्या बताया, सहजीविता। सहजीविता मतलब सह मतलब साथ साथ, और जीविता साथ साथ जीना, मतलब दोनों प्रॉफिट। लेकिन परजीविता, तो परजीविता मतलब दूसरे पर निर्भर। आप यदि दूसरे पर निर्भर हैं तो आपको तो प्रॉफिट है, बैठे खा रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सोचिए, जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको नुकसान हो रहा है। तो परजीविता, पर मतलब दूसरे पर निर्भर, तो पर मतलब जीविता मतलब किसी के ऊपर जीवन निर्भर करना, और पर मतलब दूसरे पर, तो दूसरे पर निर्भर है तो पहले जो निर्भर है उसको तो प्रॉफिट है, बैठा हुआ घर में खाना मिल रहा है, लॉजिक सोचिए। और जीविता, तो दूसरे पर जीवित है मतलब दूसरा को क्या हो रहा है, वहां पर लाभ हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस केस में आप याद रखिएगा, एक प्रजाति को लाभ, दूसरे प्रजाति को हानि होता है। जैसे अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना, ड्रोसेरा, आपसे पूछेगा परजीविता का एग्जाम्पल, अमरबेल का दूसरे पौधे पर उगना, ड्रोसेरा, ये क्या है, परजीविता का एग्जाम्पल है। आई बात समझ में। यही लॉजिक हमने दिया आपको, इस लॉजिक को सिर्फ याद रखना, सह मतलब साथ साथ मतलब लाभ, और भोजिता, भोजिता मतलब भोज में खाए तो लड्डू मिला, लड्डू मिला मतलब कोई प्रभाव नहीं। ठीक, तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, नाम है असहभोजिता, तो ये स मतलब तो साथ हो गया तो प्लस होना चाहिए, लेकिन आगे अ आ गया मतलब नेगेटिव हो गया, और भोजिता मतलब लड्डू, तो माइनस और लड्डू हो गया, तो पहला वाला को नुकसान, दूसरे वाले को कोई प्रभाव नहीं। सभोजिता, तो भोजिता मतलब लड्डू, और स मतलब साथ साथ, तो प्लस, पहला प्लस और दूसरा लड्डू, तो प्लस मतलब पहले प्रजाति को लाभ, दूसरे प्रजाति पर कोई प्रभाव नहीं। एग्जाम्पल एकदम याद रखिएगा इसका, असहजीविता साथ साथ जी रहा है, तो साथ साथ जियोगे बाबू तो दोनों को प्रॉफिट है ना। किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे तो क्या होगा, उसको लॉस ही है ना। तो वही चीज है परजीविता, परजीविता मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट है तो दूसरा वाला को नुकसान, अब जिस जो डिपेंडेंट है उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, तो पहला वाला को प्रॉफिट, दूसरा वाला को नुकसान, तो इसमें एक प्रजाति को लाभ, दूसरे प्रजाति को हानि होता है। ठीक, अब आगे देखिए, कुछ हमने आपको लाया, जैव विविधता का संरक्षण की दो विधि है। पहला स्वस्थानीय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन सिटू, दूसरा है बाह्य स्थानीय, जिसे कहते हैं एक्स सिटू। स्वस्थान में क्या होता है कि जीव जंतुओं को उसके निवास में संरक्षण देना, मतलब स्वस्थानीय नाम है, देखिए स्वस्थानीय मतलब अपना स्थान, स्व मतलब क्या होता है, अपना, स्व मतलब अपना, तो अपने स्थान में संरक्षण देना, जीव जंतुओं को उनके निवास में संरक्षण देना, वही है इन सिटू। आपका एग्जाम्पल पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, झील, ये सब क्या है कि जीव जंतुओं को उनके निवास में संरक्षण देना ही क्या कहलाता है, स्वस्थान। स्व मतलब हुआ अपना, और स्थान मतलब अपने स्थान में संरक्षण देना। इस लॉजिक से आप समझ सकते हैं। दूसरा बाह्य स्थान, मतलब बाहर के स्थान में संरक्षण देना, मतलब जीव जंतुओं को उनके निवास स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में संरक्षण देना। बाह्य स्थान नाम है बाहर के स्थान में संरक्षण देना, तो जीव जंतुओं को उनके निवास स्थान से हटाकर दूसरे स्थान में संरक्षण देना। जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में देखते हैं क्या होता है, बहुत सारे जानवर लाकर रखे जाते हैं, शेर, बाघ, भालू, चीता, हाथी, सब लाकर रखते हैं, तो उनको दूसरे स्थान से लाकर यहाँ शिफ्ट किए, तो दूसरी जगह से उनको लाकर उनके स्थान को देना बाह्य स्थान है। वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, ये सब एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एक अभ्यारण्य को हम राष्ट्रीय उद्यान में बदल सकते हैं, पर एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका सबसे बड़ा आ जाता है, जिसमें जैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं, तो उसमें क्या है कि इसमें स्व स्थान में राष्ट्रीय उद्यान भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, तो हम लोग अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अगला टर्म है ग्रीन हाउस गैस। देखिए, वैसी प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड सूर्य से आने वाले लघु विकिरण को पृथ्वी पर आने देती है, लेकिन पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है, यही है ग्रीन हाउस गैस। क्या होता है इसमें, ग्रीन हाउस गैस में आपका एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प,
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ग्रीन हाउस गैस का आपको याद रखना कौन कौन है, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प और CFC। ठीक है। अब देखिए अगला, जल वाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक है। पूछेगा कि ग्रीन हाउस गैस में के प्रभाव में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला कारक कौन सा है, तो जल वाष्प एकदम याद रखिएगा। लेकिन मानव जनित कारक में भूमंडलीय तापन हेतु कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक प्रभावित ग्रीन हाउस गैस है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मानव जनित कारक में भूमंडलीय तापन हेतु कौन सा सर्वाधिक प्रभावित ग्रीन हाउस गैस है, तो CO2। लेकिन पूछेगा कौन ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में वृद्धि करने वाला सबसे प्रभावी कारक है, तो जलवाष्प। और यही जलवाष्प जो है ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलता है। पूछेगा ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा गैस निकलता है, तो जलवाष्प याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, मीथेन गैस का उत्सर्जन प्राकृतिक और मानव जनित दोनों रूप में होता है। प्राकृतिक रूप से भी करते हैं और मानव जनित, जैसे दलदली भूमि, धान का खेत हम लोग की जानवर जुगाली किया वहां पर, तो ये सब मीथेन जो है आपको दोनों जगह प्राकृतिक और मानव जनित दोनों के रूप में पाया जाता है। ठीक है। दलदली भूमि प्राकृतिक हो गया और धान का खेत हो गया मानव जनित। तो क्लियर हो गया ग्रीन हाउस गैस। अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वैश्विक तापमान में हुई वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। जब हम लोग का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसे ही हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इस जिससे समुद्र तल में वृद्धि हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, समुद्र तल में वृद्धि होती है, वर्षा के रूप में परिवर्तन होता है, ग्लेशियर पिघलने लगता है, प्रवाल विरंजक आदि घटनाएं होती है। पूछेगा ग्लोबल वार्मिंग से इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं होता है, समुद्र तल में वृद्धि, वर्षा के रूप में परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना, पेड़ पौधे का कटना। तो इस तरह से याद रखिएगा आपको ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ से ये देखिए एक VVI पॉइंट हमने नोट डाउन किया है कि भूमंडलीय के तापन का प्रमुख कारण क्या है, CO2 में वृद्धि। पूछेगा भूमंडलीय के तापन में प्रमुख कारण क्या है, तो CO2 का वृद्धि होना। अगला चलते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा क्या है, तो वायुमंडल में जब SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्लोरीन एवं फ्लोरीन पदार्थ से मिलने के कारण वर्षा में अम्लीयता बढ़ जाती है। मतलब जब SO2 और NO2 मिलता है तो उसके जो सल्फर के ऑक्साइड हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये जब क्लोरीन और फ्लोरीन पदार्थ से मिलते हैं और जिसके कारण वर्षा होती है, तो वर्षा में अम्लीयता बढ़ी होती है, जिस कारण से वनस्पतियों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया और संगमरमर इमारत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये अम्लीय वर्षा बहुत ही डेंजर है और एग्जाम में पूछेगा अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, तो SO2 NO2। इससे क्या नुकसान है, तो संगमरमर की इमारत का बुरा प्रभाव होता है, वनस्पतियों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला है ओजोन परत। ये सब देखिए है छोटा छोटा पॉइंट, लेकिन एग्जाम में आता है और आपको 1 मार्क्स जरूर कंफर्म करके यहाँ से देगा। तो देखिए ओजोन परत क्या है, यह परत समताप मंडल में अवस्थित है। पूछेगा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। एक क्वेश्चन हो गया। जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। जब सन का लाइट से हमारा पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आता है तो ये जो ओजोन लेयर है ये इसको पृथ्वी पर आने नहीं देती, यहीं से इसको वापस कर जाती है। अगर ये पृथ्वी पर आ जाएगी तो बहुत सारी बीमारियों, हमारे त्वचा स्किन में प्रॉब्लम होगा, हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो ये ओजोन लेयर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को वापस पृथ्वी पर आने से रोकती है, बचाती है। ठीक है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट हमने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस है। पूछेगा ओजोन परत के क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सा है, CFC। और CFC का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और स्प्रे के रूप में। याद रहेगा। चलिए अब इसी से देखिए ओजोन परत से एक प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पूछता है एग्जाम में किससे संबंधित है, तो ये ओजोन परत से संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और ये संधि कब हुआ था, 1987 में, और ये प्रभावी कब हुआ, 1989 से। संधि 87 और लागू 1989 से। एक क्वेश्चन आपको दिवस से पूछता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। एकदम याद रखिएगा, VVI है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। लास्ट 2 पॉइंट है नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय। नवीकरणीय को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा। और अनवीकरणीय को कहते हैं परंपरागत ऊर्जा। तो ये होता क्या है नवीकरणीय, देखिए नाम है नवीकरणीय, मतलब नया कर सकते हैं, इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है, इसलिए तो बोले नवीकरणीय, बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ये क्या है कि खत्म होने वाला भविष्य में नहीं है,
और इसका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। एकदम मुंह पर रखिएगा सबको, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कौन नहीं है, तो एकदम ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं, तो जिसका उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं या भविष्य में समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है, जैसे कोयला समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकता है, परमाणु ऊर्जा, सेल, गैस, लकड़ी, ये सब क्या है, फ्यूचर में समाप्त होने वाले हैं, जिनको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं, अब कोयला एक बार जला दिया तो क्या उस कोयला को दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। जो जिस पेट्रोल को यूज कर लिए दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। जिस लकड़ी को एक बार यूज कर लिए दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। तो जिस चीज का उपयोग दोबारा नहीं कर सकते हैं या भविष्य में वो समाप्त होने के कगार पर है, उसे अनवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एकदम एग्जाम में टपकता है, इसको एकदम रट जाइए किसी भी हाल में। तो ये पर्यावरण का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और कोशिश करेंगे आपका जो बीपीएससी एग्जाम है या फिर आपका बीएसओ या एएसओ या देखिए बिहार दरोगा आपका 18-17 पोस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, ये भी पोस्ट आपका आने वाला है। कोशिश करेंगे कि आपका पर्यावरण का 5-6 वीडियो थ्योरी के टर्म में जैसा वन लाइनर ला रहे हैं ऐसा लाएंगे, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी हम आपके सामने पर्यावरण का करीब करीब 500 प्लस प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी वन लाइनर ले लीजिए, इसके बाद फिर हम ऑब्जेक्टिव देंगे। तो अगर वीडियो समझ में आया तो कमेंट में जरूर आप लोग मेंशन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये सब छोटा छोटा वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए और भी वीडियो इसी तरह का लाने का। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।